हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। अब तक के लेक्चर्स में काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पोस्ट मौर्य पीरियड किया था। आज आगे चलते हैं, गुप्ता पीरियड को करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी 319 से 550 एडी देयर वाज गुप्ता डायनेस्टी, मतलब मौर्यों के बीच में और गुप्तों के बीच में पोस्ट मौर्य पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड था। अब गुप्ता डायनेस्टी आ जाती है। माना जाता है इसका फाउंडर कोई श्रीगुप्त हुआ करता था, लेकिन डायनेस्टी का सही मायनों में जो उदय होता है वो चंद्रगुप्त के समय, प्रथम के समय से होता है, जो 319 एडी या 320 एडी में अपना राज्याभिषेक करता है। तो चंद्रगुप्त वन को रियल फाउंडर मान लेते हैं, जिसने महाराजा धीराज का टाइटल भी लिया था। कई बार पूछ लेते हैं विच गुप्ता किंग फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इसका मतलब दैट वाज चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब किंग ऑफ किंग्स, महाराजा धीराज। और जिस साल इसने रूल करना शुरू किया वहीं से गुप्ता एरा भी शुरू हो जाती है। मैंने आपको 57 बीसी की विक्रम संवत बताई है, 78 एडी की शक संवत बताई है। ऐसे ही गुप्त संवत भी हुआ करती है। देयर वाज अ गुप्त संवत आल्सो। इसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए हैं, और लिच्छवी ट्राइब जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब मानी जाती है एंशिएंट इंडिया की, उससे मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ है। और वैशाली, जो लिच्छवी मतलब जो आज का नॉर्थ बिहार का एरिया है वैशाली, वहां पे रूल किया करते थे। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है, इसका बेटा, जो 4th सेंचुरी में पीरियड में रूल करता है, 335 से 380 एडी। ये भारत में मिलिट्री कैंपेन के लिए जाना जाता है। इससे पहले जो बड़ा राजा हुआ है वो अशोक था, बट अशोक को हम शांति स्थापना के लिए ज्यादा जानते हैं। मिलिट्री कैंपेन के लिए अशोक को बस कलिंग वॉर के लिए जानते हैं, उसके बाद उसने मिलिट्री कैंपेन्स नहीं किए हैं। भारतीय इतिहास में पहला राजा जो बड़े स्तर पर मिलिट्री कैंपेन्स करता है, बताया गया पूरे भारत में मिलिट्री कैंपेन किए हैं, वो था समुद्रगुप्त। इसलिए एक अमेरिकन हिस्टोरियन ने, विंसेंट स्मिथ ने इसको बोला है नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिस नेपोलियन आगे चलकर पूरे यूरोप पे आधिपत्य बनाएगा, ऐसे ही पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर विजय प्राप्त करने वाला राजा समुद्रगुप्त था, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। इसके बारे में एक प्रयाग प्रशस्ति है, एक अशोक का जो पिलर इलाहाबाद में है उसी पर जो संस्कृत की लाइनें लिखी हैं उसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने इसको संस्कृत में कंपोज किया है। इसी से पता लगता है कि इसने चारों दिशाओं में युद्ध अभियान किए थे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कह देते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का संबंध किस राजा से है, तो आप समुद्रगुप्त लगा सकते हैं। इसी में इसको कविराज भी बोला गया है। एक गुप्त राजा जिसको कविराज बोला गया है वो समुद्रगुप्त को बोल देते हैं। या तो एक खुद कविताएं कंपोज करता था या कवियों को आश्रय देता था। कविता मिली तो नहीं है, बट इसको कविराज बोला गया है। इसने, गुप्ता राजाओं ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स जारी किए हैं। इसके भी गोल्ड कॉइन्स हुआ करते हैं। 6 प्रकार के गोल्ड कॉइन्स जारी किए हैं समुद्रगुप्त ने। उसमें 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ सिक्कों पर तो इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उन सिक्कों को वीणा टाइप ऑफ कॉइन्स कह देते हैं। इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया है। सिक्के पे दिखाया गया है घोड़े के साथ, और नीचे अश्वमेध यज्ञ के बारे में लिखा है। इसका मतलब इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस मौके पर गोल्ड कॉइन्स भी जारी किए थे। तो इस तरीके से 2 सिक्के ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। वैसे तो विवाह प्रकार के सिक्के भी हैं और व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के भी हैं, टाइगर हंटिंग, बट 2 सिक्के ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वीणा प्रकार और अश्वमेध प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त जो उसकी अपने फादर की मैरिज एनिवर्सरी पे जो सिक्के जारी किए थे उन्हें विवाह प्रकार के सिक्के भी कह देते हैं। इसके बाद इसका बेटा रामगुप्त आता है। रामगुप्त शकों के द्वारा हरा दिया जाता है। जो गुजरात में सौराष्ट्र के शक राजा हैं, शाकाज हैं, वो हार जाते हैं। जब वो हार जाता है तो एक अनडिग्निफाइड कॉम्प्रोमाइज में वो आ जाता है। वो अपने शकों के सामने समर्पण कर देता है। ऐसे में जो उसका छोटा भाई देवगुप्त है वो शकों को हराता है, अपने राज्य को वापस लेता है शकों से, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से रूल करने लगता है। देवगुप्त ने शकों से अपने जो उसके भाई ने सरेंडर कर दिया था शकों को, वहां से राज्य वापस लेकर पुनर्स्थापना करता है। फिर नाम उसका हो जाता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो अगला राजा समुद्रगुप्त के बाद बनता है, बीच में कुछ समय के लिए रामगुप्त आया था, बाद में अल्टीमेटली चंद्रगुप्त सेकंड हो जाता है, जो 385 बीसी 380 बीसी से 413 या 415 एडी तक रूल करता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड हुआ करता है। इसके बारे में एक किताब है, किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में लिखा हुआ है किस तरीके से देवगुप्त ने शकों को हराया और चंद्रगुप्त सेकंड बन गया, मतलब गुप्ता डायनेस्टी का राजा बन जाता है।
ये देवी चंद्रगुप्तम की संस्कृत की किताब है और विशाख दत्त ने लिखी है। मैंने आपको बताया विशाख दत्त ने 2 किताबें लिखी हैं, एक मौर्यों के बारे में है मुद्रा राक्षस और एक गुप्तास के बारे में है। गुप्तास भी किसके बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है, कैसे उसने विजय प्राप्त की है और राजा बना है गुप्ता डायनेस्टी में। इसने महाराष्ट्र के रीजन को वाकाटक किंगडम के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया है। मतलब उस समय के मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो थे वो पॉलिटिकल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ करते थे। जैसे आज भी बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स आपस में बच्चों की शादियां कर लेते हैं अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम में भी ऐसा देखने को मिल जाता है। ऐसा ही कुछ उस समय हुआ करता था। इसने गुजरात के शकों को फाइनली हराने के लिए वाकाटक राज्य के साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया है। फिर वहां का बेस बनाकर इसने हमेशा के लिए शकों को परास्त करके गुजरात को गुप्ता एम्पायर का पार्ट बना दिया है। जब इसने ये काम किया है, जब इसने शकों को एक बार तो तब हराया था जब रामगुप्त जो उसके भाई ने समर्पण कर दिया था, तब शकों को हराया था। अभी भी शक थे लेकिन शकों को फाइनली हराया इसने 388 ईडी में और तब टाइटल ले लेता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक बहुत कॉमन टाइटल भारतीय इतिहास में होता है, बट पहला राजा जो विक्रमादित्य के नाम से जिसे हम हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ जानते हैं वो था चंद्रगुप्त सेकंड, इसलिए इसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाता है। विक्रमादित्य एक कॉमन टाइटल है, तो विक्रमादित्य जो राजा अपना नाम लेते थे वो अपने पराक्रम को, शौर्य को आदित्य से कंपेयर करते थे। क्वेश्चन आ जाता है, दे यूज्ड टू कंपेयर देयर करेज एंड वैलर विद द सन गॉड। दोज किंग्स यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज विक्रमादित्य एंड वी फाइंड गुड नंबर ऑफ विक्रमादित्य बोथ इन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, बट द फर्स्ट नोन विक्रमादित्य इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज चंद्रगुप्त सेकंड, even though I have talked of a Vikram era which was started in 57 BC by a king called Vikramaditya, but we do not have any kind of evidence about that Vikramaditya, of which we relate to the Vikram Samvat of 1557 BC. The first known Vikramaditya is Chandragupta II. तो शकों को परास्त करने वाले राजा को ही विक्रमादित्य बोला गया है। क्योंकि इसने शकों को परास्त किया है इसलिए इसे शाकारी भी बोल देते हैं, द किलर ऑफ शाकाज। तो गुजरात गुप्ता एम्पायर का पार्ट बन जाता है। इसी के समय चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाहियान आता है। 399 एडी में भारत आता है चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाहियान। ये यहाँ पर जो बुद्धिज्म की स्क्रिप्चर्स होते हैं, शास्त्र हैं, उनको खोज में भारत पहुंचता है। लंबे समय तक यहाँ पर रहता है और बहुत सारी बातें भारत के बारे में चाइनीज भाषा में लिखेगा। फाहियान्स का अकाउंट भारत के बारे में हो जाता है। इससे पहले मेगास्थनीज के अकाउंट के बारे में बताया था। सेकंड अकाउंट बाय ए फॉरेनर अबाउट इंडिया वाज फाहियान्स अकाउंट इन चाइनीज लैंग्वेज। ये कहता है भारत में ट्रांजैक्शन के बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन जो कॉमन ट्रांजैक्शन है वो कौड़ी में होता है। जो सी शेल होता है कौड़ी में ट्रांजैक्शन हुआ करता है। सिक्के भी चलते थे, गोल्ड के सिक्के भी चलते हैं, बट कौड़ी में भी ट्रांजैक्शन हुआ करता है, ऐसा फाहियान बताता है। तो फाहियान केम टू इंडिया इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर है भारत का इस समय जब चंद्रगुप्त सेकंड होता है। यहाँ पर ये 9 जेम्स नवरत्न भी हुआ करते हैं। नवरत्न एक लिटरेरी कोड मेंटेन करता है, उसमें सबसे खास व्यक्ति कालिदास हुआ करते हैं। कालिदास लिव्ड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ही बिलोंग टू उज्जैन ओनली। ऐसी एक अमर सिम्हा भी हुआ करते हैं। अमर सिम्हा ने किताब लिखी थी अमरकोश। ये संस्कृत की डिक्शनरी है। अमरकोश संस्कृत की डिक्शनरी है। मैंने आपको बताया था पाणिनि ने लिखी थी किताब अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर के बारे में। अष्टाध्यायी पे टीका टिप्पणी लिखते हैं आगे चल के महाभाष्य पातंजलि। फिर आगे चल के संस्कृत पे एक डिक्शनरी लिखी जाती है कॉल्ड अमर सिम्हा, हु वाज वन ऑफ द जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। द बुक इज कॉल्ड अमरकोश, रिटन बाय अमर सिम्हा। कालिदास के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में एक मेहरौली इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, आयरन पिलर मिल जाता है जिसपे कुछ लिखा हुआ है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। वहां पे राजा को वो चंद्र बोलता है, जिसने यहाँ पर वीरसेन नाम के व्यक्ति ने इसे कंपोज किया है संस्कृत में, तो वो चंद्र लिखता है खाली चंद्र। तो ये माना जाता है जो मेहरौली का पिलर इंस्क्रिप्शन है ये चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित हुआ करता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद फिर यहाँ पर कुमारगुप्त आ जाता है। कुमारगुप्त इसका बेटा है। कुमारगुप्त के समय नालंदा महाविहार की स्थापना होती है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बुद्धिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर वर्ल्ड में माना गया, वो जिस समय स्थापित होता है। बाद के समय में हूणों का आक्रमण भारत की तरफ होने लगता है। हूणों ने यूरोप की रोमन एम्पायर को तो तहस नहस कर दिया है कुछ इन्हीं दिनों, लेकिन भारत की तरफ भी आने लगे हैं। कुछ लास्ट फेज में कुमारगुप्त जब होता है तब यहाँ पर हूणों का आक्रमण होता है। जब हूणों ने आक्रमण किया है भारत पर, तब जो इसका बेटा स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त का बेटा, ये हूणों को रोके रहता है, भारत में एंटर नहीं करने देता है।
लेकिन जब कुमारगुप्त की डेथ हो जाती है तो स्कंदगुप्त सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट राजा गुप्तों का बन जाता है, बट एज ए किंग ही कुड नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। 467 एडी में स्कंदगुप्त की डेथ हो जाती है। स्कंदगुप्त का भारतीय इतिहास में योगदान ये रहा कि जब तक वो जिंदा रहा तब हूण भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इवन दो दे हैड डिवास्टेटेड द रोमन एम्पायर ऑफ यूरोप व्हिच वाज अ वेरी वेरी बिग एम्पायर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो स्कंदगुप्त की डेथ जल्दी हो जाती है। इसके बाद जो राजा आते हैं वो नॉन एंटिटी हुआ करते थे, लास्ट इंपॉर्टेंट किंग यही होता था। तो स्कंदगुप्त वाज द किंग हु डिफीटेड हूणास। हूणों में जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग हुआ वो था एक मेहरकुल नाम का राजा था। ये लोग शैव भक्त हुआ करते थे, बाद में इंडियन सिस्टम का ही पार्ट बन गए थे। तो ये एक बहुत बर्बर जाति मानी जाती थी सेंट्रल एशिया की, जिसने पूरे दुनिया में तहस नहस मचाया था। भारत में भी आए थे, उत्तर पश्चिम भारत में ही समाहित हो जाते हैं। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग था उसे मेहरकुल कहते हैं, ये मेहरकुल हुआ करता था। तो दिस वॉज सब इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। इसके बाद एक भानुगुप्त नाम का राजा है, 510 एडी में होता है। भानुगुप्त को हम इसलिए जानते हैं कि भानुगुप्त ने एक मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नाम की जगह है, एक एरण इंस्क्रिप्शन जारी किया था। एरण इंस्क्रिप्शन का इतिहास में योगदान यह है कि ये पहला इंस्क्रिप्शन है भारतीय इतिहास में जिसमें यह बताया गया है कि सती हुआ करती थी। इससे पहले सती के बारे में लिखा विखा तो बहुत है, लेकिन सती कमिट हुई है ऐसा पहला अभिलेखीय प्रमाण भारतीय इतिहास में एरण अभिलेख है जो भानुगुप्त नाम के राजा ने जारी किया है। ये लिखता है कि हूणों का आक्रमण हुआ है और मेरा जो मिनिस्टर गोपराज है वो हूणों से लड़ते हुए मारा गया है, उसकी पत्नी ने सती किया है। तो सती का पहला अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है एरण इंस्क्रिप्शन, एक गुप्त राजा भानुगुप्त ने 510 एडी में से जारी किया था। बहुत सारे राजा होते हैं, लास्ट राजा होता है एक विष्णुगुप्त। 550 एडी के आसपास गुप्तों में जो आखिरी राजा था वो विष्णुगुप्त हुआ करता है। कल्चर पे आ जाते हैं। कल्चर में गुप्ता पीरियड बड़ा रिच माना जाता है, इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कह देते हैं। बिकॉज ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। लिटरेचर में आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कालिदास है, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मालविका अग्निमित्रम है, ऋतु संघा रघुवंशम है, मेघदूतम है, शाकुंतलम है। शाकुंतलम जो है वो दुष्यंत और उसकी कहानी है, और जो क्या कहते हैं शिव के बेटे हैं उनके बारे में, कुमार संभव जो शिव के बेटे हैं उनके बारे में, ये कुमार संभव जो है एक और कालिदास की किताब है जो लॉर्ड शिव के बेटे हैं उनकी कहानी है कुमार संभव, ये भी कालिदास की किताब है। शाकुंतलम सबसे इम्पॉर्टेंट किताब कालिदास की मानी जाती है। मेघदूतम, इसे क्लाउड मैसेंजर भी बोल देते हैं, मालविका अग्निमित्रम है, रघुवंशम है और कुमार संभव है, और विक्रम और वर्षीय भी हुआ करती है। विक्रम और वर्षीय, राजा विक्रम और उर्वशी की कहानी, उर्वशी राजा पुरुरव और उर्वशी की कहानी विक्रम और वर्षीय है। और कुमार संभव भी हुआ करती है, कुमार संभव लॉर्ड शिव के बेटे कुमार की कहानी है कुमार संभव। तो कालिदास की बहुत सारी किताबें होती हैं। ऐसे ही एक हुआ करते हैं शूद्रक गुप्ता पीरियड में, उनकी किताब है मृच्छकटिक, लिटिल क्ले कार्ड। ये कल्चर के बारे में किताब है। मृच्छकटिक का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। ये भी कल्चर के बारे में किताब है, संस्कृत में है। शूद्रक नामक व्यक्ति ने इसको लिखा है। विष्णु शर्मा या विष्णु श्रवण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने पंचतंत्र कहानियां लिखी हैं। पंचतंत्र जैसे जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य का पार्ट है, ऐसे ही संस्कृत में जो कहानियां लिखी गई पशु पक्षी के माध्यम से उन्हें पंचतंत्र कहते हैं। गुप्ता पीरियड में विष्णु शर्मा ने इन्हें कंपोज किया था, विष्णु श्रवण भी कह देते हैं। आगे चल के अर्ली मेडिवल एज में ऐसी किताब एक और होगी कॉल्ड हितोपदेश, हित के लिए उपदेश। नारायण स्वामी नाम के व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है। तो जहाँ तक नैतिक शिक्षा की कहानियों की बात है, जातक कथाएं, उसके बाद एक ये पंचतंत्र है, और अर्ली मेडिवल एज में एक हितोपदेश भी लिखी गई थी। अगर महाकाव्यों की बात करें तो इस पीरियड में रामायण अपने पूर्ण रूप में आ जाती है। वैसे रामायण को सेज वाल्मीकि के नाम पर लेते हैं, लेकिन कहते हैं गुप्ता पीरियड में वो अपने फुल कंप्लीशन पे आ गई थी। इसमें 7 कांड होते हैं, 7 चैप्टर्स हुआ करते हैं। महाभारत, जिसका नाम जय संहिता है, ये वेद व्यास के नाम पर आती है। जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो इसका नाम महाभारत हो जाता है। 18 दिन युद्ध चला था, तो इसमें 18 पर्व होते हैं, मतलब 18 चैप्टर्स होते हैं।
इसी के भीष्म पर्व में होली बुक द भागवत गीता होती है, जिसमें लॉर्ड शिव ने अर्जुन को जो लेसन दिया है वो कुरुक्षेत्र में, दैट इज कॉल्ड द भागवत गीता विच इज पार्ट ऑफ महाभारत। और महाभारत का कौन सा चैप्टर है? भीष्म पर्व है। इसी समय गुप्ता पीरियड से पहले एक फर्स्ट होली लॉ बुक लिखी गई है। हिंदू लाइफ को रेगुलेट करने की जो पहली किताब है वो मनुस्मृति मानी जाती है। और मनुस्मृति गुप्ता पीरियड की नहीं है, बट गुप्ता पीरियड में मनुस्मृति के बेस पर बहुत सारी लॉ बुक्स लिखी जाती हैं। गुप्ता पीरियड है उसके थोड़ा बाद में नारद स्मृति है, पारशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सारी की सारी वो किताबें हैं जो हिंदू कोड है, हिंदू लॉ है, इन्हीं के आधार पर बनाया गया है बाद में। तो उनकी जो पहली किताब है वो मनुस्मृति लिखी जाती है, जो गुप्ता पीरियड के पहले की है। पुराणों का भी इसी समय लिखा जाता है। पुराण भी गुप्ता पीरियड में ही माने जाते हैं, संकलित किए गए हैं। साइंस के फील्ड पे आ जाए तो इस समय आर्यभट्ट हुआ करते हैं, जो गणितज्ञ हैं और एस्ट्रोनॉमी में काफी योगदान दिया है। उनकी किताब है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय किताब है। उन्होंने पाई के बारे में बताया है, सोलर लूनर एक्लिप्सिस क्यों पढ़ते हैं, अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है, द हेवनली बॉडी शाइन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट्स, ऐसी बहुत सारी बातें आर्यभट्ट ने बताई हैं। और बिहार में तारेगना जगह है, वो इनकी ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी। तारेगना ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी, जहाँ पे जो बिहार में जगह होती है तारेगना, तो वहाँ पर आर्यभट्ट हुआ करते हैं। ऐसे ही गुप्ता पीरियड के लास्ट में एक वराहमिहिर हुआ करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोनॉमर हैं। इनकी किताब है पंच सिद्धांतिका, 5 लॉज ऑन यूनिवर्स। 5 किताबें हैं जो गुप्ता पीरियड के बाद में, समझ लीजिए पोस्ट गुप्ता पीरियड में, एग्जैक्टली गुप्ता पीरियड में नहीं होते थे वराहमिहिर। और इनकी 5 किताबों में से एक किताब का नाम रोमक सिद्धांत है। वो कहते हैं वैसे तो ये 5 सिद्धांत मैंने लिखे हैं, बट इनमें से 2 सिद्धांत भारत के नहीं हैं, ये मैंने ग्रीक नॉलेज से लिए हैं। उनमें एक किताब का नाम रोमक सिद्धांत भी है। कई बार आ जाता है रोमक सिद्धांत किसने लिखी है, तो रोमक सिद्धांत वराहमिहिर की किताब है। इट इज़ वन ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 5 बुक्स कॉल्ड पंच सिद्धांतिक और 5 लॉज ऑफ यूनिवर्स। होरा शास्त्र मतलब किस तरीके से द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स कैन अफेक्ट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, जिसे आज हॉरोस्कोप बोल देते हैं। होरा शास्त्र पे भी स्टडी इन्होंने की है। बृहत संहिता भी लिख देते हैं, एक एनसाइक्लोपीडिया वर्क भी लिखते हैं, बृहत संहिता, उसके बारे में भी ये किताब लिख देते हैं वराहमिहिर। ऐसे ही पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक होते हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने गणित में बहुत योगदान दिया है। इनकी किताब का नाम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांत होते हैं। इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हो जाते हैं, आर्यभट्ट, उसके बाद वराहमिहिर और बाद में ब्रह्मगुप्त। ये गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक साथ नहीं थे, बट श्रृंखला इनकी यही है। पहले आर्यभट्ट हुए हैं, फिर गुप्ता वराहमिहिर है और एक ब्रह्मगुप्त। इससे पहले काफ़ी पहले बौधायन हुए हैं, इससे काफ़ी पहले एक बौधायन भी हुए थे। टेम्पल को ले लें, भारत में प्रॉपर टेम्पल बनने लगे। इससे पहले हमको चैत्य मिल जाते हैं, जिन्हें बुद्धिस्ट टेम्पल मिलते हैं, बट स्ट्रक्चरल टेम्पल जिन्हें जहाँ मूर्ति स्थापित की जाए, ये गुप्ता पीरियड में बनने शुरू हो जाते हैं। और जो शैली विकसित होती है उसे नागर शैली कहते हैं। नागर शैली का मतलब जितने भी उत्तर भारत के टेम्पल हैं वो नागर शैली में होते हैं, जिसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। और जो जैसे इनमें पहला टेम्पल माना जाता है, झांसी के पास एक जगह है ललितपुर यूपी में, वहाँ पर एक 10 अवतार टेम्पल है। ये पहला इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है। 10 अवतार टेम्पल लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। 10 अवतार टेम्पल मतलब ये भी यहाँ समझ में आता है कि जो हिंदुइज्म में अवतारवाद सिस्टम की शुरुआत है, लॉर्ड विष्णु 10 अवतारों में आते हैं। इसका पहला एविडेंस गुप्ता पीरियड में ही मिलता है। इससे पहले अवतारवाद सिस्टम के बारे में जाना नहीं जाता था। तो 10 अवतार टेम्पल है, ये बना हुआ है ललितपुर में, जो गुप्ता पीरियड में बनाया गया है। वैसे देखें तो एज ऑफ टेम्पल 700 से 1200 एडी भारत में एज ऑफ टेम्पल्स कहलाती है। मतलब गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में टेम्पल बहुत सिंपल हुआ करते थे, लेकिन बाद में टेम्पल्स बहुत सारे बनते हैं, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। तो इसलिए 700 से 1200 एडी को हम टेम्पल का पीरियड कह देते हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया की बात करें, नागर शैली की बात करें, 3 सेंटर बनते हैं, गुजरात, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। गुजरात के जो टेम्पल हैं वो सोलंकी डायनेस्टी जो वहाँ की है उसने डेवलप की है। उसी में एक होता है लॉर्ड शिव का सोमनाथ टेम्पल है, जहाँ पर बहुत अभी कुछ रिनोवेशन हुआ है। ऐसे ही दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं माउंट आबू राजस्थान में, ये जैन टेम्पल्स हुआ करते हैं। ये सब सोलंकियों के समय बनाए गए हैं। ये नागर शैली का गुजराती वर्जन है।
ऐसी खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सेंट्रल इंडिया में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। खजुराहो को चंडेला डायनेस्टी ने, यहाँ 85 टेम्पल्स हुआ करते हैं, और जो राजपूत चंडेल हैं उनकी कल्चरल कैपिटल खजुराहो हुआ करती थी, तो खजुरवाहा इसका रियल नेम है, तो खजुराहो हो जाता है। यहाँ जो बहुत सारे टेम्पल हैं उनमें एक टेम्पल है कंदरिया महादेव, बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है कंदरिया महादेव। यहाँ पर एक लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है जिसे लक्ष्मण टेम्पल भी कह देते हैं। और यहीं पर जो आदिनाथ टेम्पल भी है, पार्श्वनाथ टेम्पल भी है, जो जैन टेम्पल भी होते हैं। मतलब खजुराहो के टेम्पल सिर्फ हिंदू टेम्पल नहीं है, जैन टेम्पल भी यहाँ पर कुछ हुआ करते हैं। जो ईस्टर्न वर्धन है वो उड़ीसा में है। यहाँ के जो गंग डायनेस्टी है ईस्टर्न इंडिया की, उन्होंने टेम्पल बनवाए हैं, जैसे पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है ना। इस तरीके से बहुत सारे टेम्पल भुवनेश्वर में हैं, पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है। कोणार्क में बनता है 13th सेंचुरी में सूर्य मंदिर, ये नरसिंह देव, राजा नरसिंह देव उन्होंने बनवाया था 13th सेंचुरी में। ये कोणार्क, कोण माने एंगल होता है, आर्क माने रे ऑफ सन होता है, ये चैरियट के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये ब्लैकिश स्टोन है, इसे ब्लैक पगोडा भी कह देते हैं। तो ये कोणार्क का जो टेम्पल है ये भी ईस्टर्न इंडिया में कुछ इन्हीं दिनों बनवाया गया है। तो ये नागर शैली के 3 वर्धन हो जाते हैं। जब नॉर्थ इंडिया में रीजनल डायनेस्टीज टेम्पल बनवा रही हैं इस पीरियड में, तभी साउथ में भी बहुत सारे टेम्पल्स इन दिनों बन रहे हैं द्रविड़ शैली में। यहीं पर हम अजंता आर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। अजंता आर्ट 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक, मतलब 700 साल के पीरियड की आर्ट हुआ करती है। गुप्ता पीरियड में इसे पढ़ इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे एडिशन गुप्ता पीरियड में हुए हैं। 29 गुफाएं पाई गई थी महाराष्ट्र के अजिंठा नामक गांव में। अजिंठा का बोलते बोलते अजंता हो जाता है। औरंगाबाद जिले में ये 29 गुफाओं में सिर्फ 6 गुफाओं की जो वॉल्स पे जो आर्ट बनी है उसे अजंता आर्ट कह देते हैं। बेसिकली अजंता आर्ट बुद्धिस्ट आर्ट हुआ करती है। म्यूरल्स हैं, फ्रेस्को पेंटिंग है, मतलब लेप लगाया और लेप के सूखने से पहले उस पर पेंटिंग कर देते हैं। गीली मिट्टी में रंग अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो रंग गहराई तक जाते हैं, तो वियर टियर होता है तब भी रंगों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेड नहीं होता। ये फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती हैं। ये गुप्त यहाँ पर जितनी भी हैं बुद्धिस्ट पेंटिंग्स कहलाती है अजंता पेंटिंग। बाधोरा नदी हुआ करती है, उसके पास अजंता केव्स हुआ करती हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं एलोरा आर्ट की भी। एलोरा आर्ट भी औरंगाबाद में ही है। एलोरा केव्स ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने, राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, जो मेडिवल इंडिया में महाराष्ट्र की पहली डायनेस्टी थी, उनकी जो पहली कैपिटल थी वो एलोरा हुआ करती थी। राष्ट्रकूट राजाओं ने यहाँ पर डेवलप किया है। तो यहाँ पर एक जैन टेम्पल भी है, हिंदुइस्ट टेम्पल भी है, बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। अजंता आर्ट ओनली बुद्धिस्ट आर्ट है, एलोरा आर्ट बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है और हिंदुइस्ट आर्ट भी है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है वो है कृष्णा वन को द्वारा बनाया गया कैलाश टेम्पल। यहाँ पहाड़ी को ऊपर से काटना शुरू किया गया है, ऊपर से काटते काटते मतलब एक ही पहाड़ी को टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कैलाश टेम्पल है जो एलोरा आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरपीस माना जाता है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णावन ने बनवाया है। तो एलोरा अजंता औरंगाबाद में हुआ करते हैं, दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ करते हैं। इसके बाद फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड आ जाता है जो कि डल पीरियड है। 550 से 750 AD तक पोस्ट गुप्ता पीरियड होता है। गुप्ता खत्म हो जाते हैं। गुप्ता के बाद नॉर्थ इंडिया में 4 डायनेस्टीज आती हैं। एक तो कन्नौज, गुप्ता जो एम्पायर थी वो 4 टुकड़ों में बढ़ जाती है। कन्नौज एक एरिया है, एक है थानेश्वर, एक है वल्लभी और एक है मगध। मगध के शासक इस समय कहलाते हैं लेटर गुप्ताज ऑफ मगध। मतलब ये इंपीरियल गुप्ताज से संबंध नहीं है, बट बाद के कोई शासक है जिनका नाम लेटर गुप्ताज पड़ जाता है। यहाँ पर एक कन्नौज में मौखरी डायनेस्टी है, मौखरी ऑफ कन्नौज। यहाँ पर पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर है और यहाँ मैत्रक ऑफ वल्लभी हैं। ये गुप्तों के सक्सेसर माने जाते हैं। इनका गुप्ता डायनेस्टी कोई संबंध नहीं है, बट गुप्तों के बाद गुप्ता एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है। इसे गौड़ कहते हैं, मतलब ये बंगाल है। गौड़ यहाँ पर एक शशांक नाम का राजा हुआ करता है। यहाँ पर मालवा है या यशोधर्मन नाम का राजा हुआ करता है। मेजर तौर पे ये 4 डायनेस्टी हो जाती हैं। थानेश्वर का जो पुष्यभूति डायनेस्टी है उसी का ही एक राजा होता है हर्षवर्धन। कुछ पॉलिटिकल नेसेसिटी की वजह से हर्षवर्धन अपनी कैपिटल कन्नौज कन्वर्ट कर लेता है और कन्नौज को सेंटर बनाकर वो उत्तर भारत के कुछ एरिया पे रूल करता है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो राजा हुआ है वो था हर्षवर्धन 606 से 648 AD तक। मतलब नॉर्थ इंडिया के उसमें बैकग्राउंड में देखें तो सिर्फ हर्षवर्धन का नाम ही बड़े स्तर पे मिलता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी का हुआ करता है।
606 एडी में जब इसने अपना राज्याभिषेक किया था तो हर्ष एरा शुरू हो जाती है। इसके समय एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क ह्यूनसांग आता है। ये नालंदा में अध्ययन करने आया था और जो धार्मिक ग्रंथ थे बुद्धिज्म के उनकी खोज में पहुंचा था भारत। नालंदा में रहता है, अध्ययन करता है, पूरे भारत में भी ये घूमता फिरता है और यही बताता है कि हर्षवर्धन ने कोशिश की है विंध्याचल पार करके महाराष्ट्र एरिया में, कर्नाटक एरिया में जो चालुक्य हैं उनसे लड़ाई करने की, और हर्षवर्धन उसमें हार गया है। ये जब साउथ की बात करेंगे तब मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ह्यूनसांग आता है और एक किताब लिखता है सी यू ची। इसने भारत के बारे में जो किताब लिखी है चाइनीज में उसे सी यू ची कहते हैं। इसके बाद एक 675 एडी में इत्सिंग नाम का और बुद्धिस्ट मॉन्क आएगा। ये 675 एडी में आता है। ये भी नालंदा में अध्ययन करने आया है। तो नालंदा के बारे में हमें बहुत कुछ पता लगता है फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ ह्यूनसांग एंड इत्सिंग। इत्सिंग केम आफ्टर ह्यूनसांग इन 675 एडी। बात इससे पहले 520 एडी में एक सॉन्ग युंग भी आया था, एक चाइनीज मॉन्क। एक छोटा नाम और भी ऐड कर लीजिए, सॉन्ग युंग भी आया था जो 520 एडी में आता है, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि हर्षवर्धन, ये जो ह्यूनसांग है इससे पहले आता है। तो फाइयान हो गया, सुंगयान हो गया, ह्यूनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये 4 बुद्धिस्ट मॉन्क इस श्रृंखला में आए थे। इनमें 3 बड़े माने जाते हैं बट इसका भी नाम आ जाता है। ह्यूनसांग के संपर्क में आके हर्षवर्धन महायान बुद्धिज्म फॉलो करने लगता है। ही बिकेम फॉलोवर ऑफ महायान बुद्धिज्म। और ये 2 असेंबली भी ऑर्गेनाइज करता है, कन्नौज असेंबली और प्रयाग असेंबली। ये और वहाँ पर पब्लिकली बुद्धिज्म फॉलो करता है। हर्षवर्धन ने 3 किताबें भी लिखी हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। 3 किताबें लिख देता है, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और बाण भट्ट ने इसकी बायोग्राफी लिखी है संस्कृत में। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम हर्षचरित है, लिखने वाले व्यक्ति का नाम बाण भट्ट है। और हर्षवर्धन ने चालुक्यों से लड़ाई की है लेकिन पुलकेशिन नाम के राजा से ये हार गया है। और 648 में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। हर्षवर्धन की डेथ के बाद डिक्लाइन होने लगता है और 750 तक आते आते एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो जाता है। मतलब एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री हम ख़त्म मान लेते हैं। और 750 के बाद फिर रीजनल डायनेस्टीज का समय शुरू होता है, जहाँ छोटे छोटे राज्य बनने लगे हैं और मेडिवल इंडिया की शुरुआत हो जाती है। दिस वॉज एंशिएंट नॉर्थ इंडिया। तो चलिए ये रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। अगले लेक्चर में हम इसे आगे बढ़ाएंगे, फटाफट अपना रिवीजन ख़त्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमको ज़रूर बताइए ताकि हम और इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू की है मैंने, वहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कम समय में कवर करेंगे ताकि आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट होता चला जाए, आपके एग्जाम में काम आ जाए। थैंक यू।